ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट वन टॉपिक जो आपको इंटरव्यू के बायोडाटा शीट में उन्होंने एक टिक करने के लिए दिया है। इंफॉर्मेशन अबाउट गवर्नमेंट, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का जो बायोडाटा शीट आया है फॉर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर, उसमें आपको अलग अलग इंटरेस्ट में टिक करना है, जिसमें एक गवर्नमेंट भी है। देखो, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं देन आपको गवर्नमेंट में तो इंटरेस्ट होना ही चाहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए उसको टिक नहीं कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का सर हमें नॉलेज नहीं है, क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा। जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको रिक्वायर्ड है वो वैसे भी आपको रिक्वायर्ड है, चाहे आप टिक करें चाहे ना करें। आपको इतनी सी नॉलेज होनी चाहिए। गवर्नमेंट बोलते किसको हैं, गवर्नेंस किसको बोलते हैं, क्या होता है गवर्नमेंट सेटअप, ऑर्गन्स के हैं गवर्नमेंट के, कितने टीयर्स हैं गवर्नमेंट के, पंचायती राज किसको बोलते हैं, तो ये नॉलेज आपको चाहिए। ये डॉक्यूमेंट ले लो, मेरे ख्याल से आपको भेज दिया होगा डॉक्यूमेंट। मैं इसमें आपको बता देता हूँ किस चीज़ पे फोकस रखना है आपको। सो ये है आपकी जो डिपार्टमेंट्स जिसके लिए आपको कॉल आया है। इन सारे डिपार्टमेंट्स में कहीं ना कहीं वो आपका जो रिलेटेड है, जो गवर्नमेंट का सिस्टम, लोकल बॉडी, लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लोकल गवर्नमेंट, सो वो सारा रिलेटेड है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले गवर्नमेंट होती क्या है और गवर्नमेंट की डेफिनेशन क्या है। गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस ये दो चीज़ है। गवर्नमेंट सिस्टम को बोलते हैं, वो सिस्टम जो पॉलिसीज बनाता है लोगों की भलाई के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। तो गवर्नमेंट सर एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अंदर जैसे आप देखते हैं डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, डिपार्टमेंट्स मिनिस्ट्रीज बनी होती हैं, डिपार्टमेंट्स के अंदर आपका अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बना होता है। वो सिस्टम में लोग भी आते हैं और वो सिस्टम और उन लोगों को मिला के गवर्नमेंट बनती है जो लोगों के लिए काम करती है। गवर्नेंस काम करने को बोलते हैं, जो काम गवर्नमेंट करती है लोगों के लिए और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है उसको गवर्नेंस बोलते हैं। करना गवर्नेंस है, सिस्टम गवर्नमेंट है। अब ये उसकी डेफिनेशन, इट इज़ अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल। सिस्टम है या लोग हैं, आप फील कर सकते हैं सिस्टम मतलब ये ऑफिस है, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका इस तरीके के हायरार्की है, वो एक सिस्टम है और उसके अंदर गवर्नमेंट है और लोग हैं। जैसे आप एसडीओ लगेंगे तो आप एक डिपार्टमेंट के एसडीओ लगेंगे। अब ये वो डिपार्टमेंट है जो आपने लिखे हुए हैं, ये सिस्टम का पार्ट है, ये डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट के अंदर आप गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो आप लोग हो गए, ग्रुप ऑफ पीपल हो गए। गवर्निंग एंड ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी, जनरली ए स्टेट। स्टेट का जो मीनिंग है ना, स्टेट का मतलब पंजाब स्टेट, हरियाणा स्टेट नहीं है। स्टेट का मतलब होता है नेशन, गवर्नमेंट, उसको स्टेट भी बोलते हैं। पॉलिटी की लैंग्वेज में स्टेट का मतलब होता है नेशन। और नेशन में, स्टेट में, नेशन के अलावा आपका प्रोविंस भी आ सकता है, लोकल भी आ सकता है। स्टेट जनरल नाम है। गवर्नमेंट में तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीन ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट बेसिकली एक सिस्टम है जो कम्युनिटी को गवर्न करता है, एक कम्युनिटी को रूल करता है। गवर्नमेंट एक मीन्स है और एक मैकेनिज्म है। गवर्नमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? एक मैकेनिज्म है टू मेक एंड एग्जीक्यूट पॉलिसी फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल। देखो, जो गवर्नमेंट नहीं है, जैसे प्राइवेट सेक्टर है, वो गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है, वो प्राइवेट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है, वो भी बिजनेस चलाता है, वो भी मनी से डील करता है, लेकिन वो लोगों के लिए काम करे ये जरूरी नहीं है। उसका मोटिव सोशल मोटिव नहीं होता, उसका प्रॉफिट मोटिव हो सकता है। तो गवर्नमेंट का मोटिव नॉर्मली सोशल मोटिव होता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट मोटिव भी होता है। हर गवर्नमेंट जो होती है किसी भी कंट्री की, वो कुछ लॉज के बेस पे चलती है। गवर्नमेंट लॉ बनाती भी है, गवर्नमेंट लॉ के बेस पे चलती भी है। तो वो जो लॉज होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे हर धर्म का एक बुक होती है, जैसे आप देख लो बाइबल हो गया या गीता हो गया, कुरान हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब हो गया, वो एक बुक है जिसके बेस पे रिलीजन सारा फ्लो करता है। वैसे ही कोई भी गवर्नमेंट किसी कंट्री की एक बुक के बेस पे चलती है, जो मेन लॉ होता है कंट्री का, उसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन को हमने बनाया था 1949 में और वो फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 में, जब हम रिपब्लिक बने थे। रिपब्लिक का मतलब होता है कि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट मतलब कंट्री का हेड, जो प्रेसिडेंट साहब हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक होते हैं। 5 साल के बाद उनको इलेक्ट किया जाता है, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है जो इलेक्शन कमीशन करवाता है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव ही होते हैं। सो रिपब्लिक मीन्स पब्लिक ने रिप्रेजेंटेटिव को बनाया कंट्री को हेड करने के लिए। सो तीन ब्रांचेस कौन सी हैं गवर्नमेंट की? एक एग्जीक्यूटिव है जिसमें मंत्री आ गए, आप सब लोग एग्जीक्यूटिव में आ गए। लेजिस्लेचर में क्या हो गया? पंचायत, जो लेजिस्लेचर में हो गया विधानसभा, पार्लियामेंट और लोकल बॉडीज, पंचायत वगैरह, वो लेजिस्लेचर है।
और तीसरा होगा जुडिशरी। जुडिशरी भी इंटीग्रेटेड है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इंटीग्रेटेड जुडिशरी है इंडिया के अंदर। तो ये तीनों ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट में तीनों आ जाते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। और इसमें जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है वो मंत्री जो होता है वो एग्जीक्यूटिव में टॉप पे होता है। उसके बाद इवन जो प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर है वो एग्जीक्यूटिव हैं। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के बाद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, फिर मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर हैं, सेंटर मिनिस्टर हैं, फिर वो सारे के सारा जो एग्जीक्यूटिव है जो एग्जीक्यूट करेंगे पॉलिसीज को, पॉलिसीज या रूल्स, पॉलिसीज को एग्जीक्यूटिव बना भी सकते हैं। लॉज नॉर्मली यहाँ बनते हैं लेजिस्लेटिव में, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, वो सारे के सारे लेजिस्लेटिव होते हैं जहाँ रूल या पॉलिसीज या लॉज बनाए जाते हैं। वो रूल एंड लॉज सही बने कि नहीं ये जुडिशरी देखती है, जिसमें जजेस वगैरह होते हैं। तो इन तीनों का बैलेंस बनाया गया है गवर्नमेंट के अंदर, चेक एंड बैलेंस बना हुआ है। कोई भी आदमी सुप्रीम नहीं बन सकता। अगर आप देख रहे हो कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव सुप्रीम बनने की ट्राई करेगा तो जुडिशरी उसमें अपने आप को चेक एंड बैलेंस लगाती है। जैसे अगर सपोज हमें लगता है कि गवर्नमेंट ने कोई लॉ गलत पास कर दिया तो आप जुडिशरी में जा सकते हैं। तो जुडिशरी एंड वो एग्जीक्यूटिव का वो बैलेंस होता है, चेक एंड बैलेंस उसमें लगते हैं। सो ये तीन ऑर्गन हैं गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट क्या होती है अगर आपसे पूछेगा, और गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन क्या हैं अकॉर्डिंगली तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ और इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकली गवर्नमेंट के टाइप्स क्या हैं। अगर आपसे पूछे भाई कौन कौन सी टाइप की गवर्नमेंट्स होती हैं और इंडिया में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है। इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का डेफिनेशन जो यूएस के प्रेसिडेंट थे अब्राहम लिंकन, उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। उन्होंने बोला कि डेमोक्रेसी इज अ रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोग ही रूल करते हैं, लोग ही पावरफुल है। तो अभी मैं आपको प्रीएम्बल दिखाऊंगा, उसमें लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया। वो हमने अमेरिका और यूनाइटेड नेशन का भी कॉमन ही है, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या वी द पीपल ऑफ, सो वो सारा कॉमन है। वी द पीपल ऑफ इंडिया आर सुप्रीम। अगर हमसे को पूछे भाई इन तीनों में सबसे सुप्रीम कौन है, ज्यादा पावरफुल कौन है, हम बोलेंगे सर ये तीनों को अलग अलग बनाया गया है चेक एंड बैलेंस के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने तीनों की पावर्स को डिमार्केट किया हुआ है, किसी को सुप्रीम नहीं बनाया। सुप्रीम कौन है, सुप्रीम पीपल ऑफ इंडिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। कुछ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के नाम बताओ सर। मोनार्की, जहां पे राजा का रूल चलता है। मोनार्की कहाँ है, इंग्लैंड में मोनार्की है, क्वीन है वहां पे। जापान में मोनार्की है, दुबई के अंदर मोनार्की है, यूएई के अंदर मोनार्की। सो जहां राजा होता है वो मोनार्की है। डेमोक्रेसी जहां लोगों का रूल चलता है। ओलिगैर्की जहां बहुत रिच लोगों का रूल चलता है। फिर एरिस्टोक्रेसी अगेन जहां रिच लोगों का रूल चलता है। फिर अनार्की जहां कोई रूल ही नहीं है, अफगानिस्तान वगैरह की बात जैसे लोग करते हैं, जहां कोई रूल ही नहीं है। जहां पे कई जगह जैसे जनता गवर्नमेंट चलती है, म्यांमार के अंदर मिलिट्री जनता है, मिलिट्री का रूल चलता है। तो अलग अलग बेसिकली ये सेटअप है, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नाउ इस तरीके से कैसे पॉलिटिकल पावर, ये किस बेस पे बना कि पॉलिटिकल पावर मिलती कैसे, पावर आती कहां से है। डेमोक्रेसी के अंदर पावर कहां होती है, जहां होनी चाहिए। वो कहां पे है, वो लोगों के पास है। तो पावर लोगों के पास ही होनी चाहिए और लोगों के पास ही होती है। तो ये डेमोक्रेसी है। अब गवर्नमेंट, मैंने आपको बताया कि तीन लॉ उसके ऑर्गन्स हैं। लेजिस्लेचर जो लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो लॉ को एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी जो लॉज को चेक करता है कि लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बने या नहीं बने। अगर लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो जुडिशरी उसको कैंसिल कर देता है। अब आप कहां पे आओगे, एसडीओ बन के आप कहां पे आओगे, एग्जीक्यूटिव में। आपको लॉज को इंप्लीमेंट करना है। ये तीनों ऑर्गन्स जो हैं वो अपने मेन लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से पावर निकालते हैं। कब बना था कॉन्स्टिट्यूशन और कब हम रिपब्लिक बने, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया में गवर्नमेंट के तीन टीयर्स हैं। तीन टीयर्स पे गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट है सबसे ऊपर, जो आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट साहब हैं, ये सारे के सारे टॉप का गवर्नमेंट। फिर स्टेट गवर्नमेंट है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, स्टेट गवर्नमेंट। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत, ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और आप यहाँ पे बहुत से डिपार्टमेंट यहाँ पे भी हैं और आप यहाँ पे भी कुछ डिपार्टमेंट्स के लिए जॉब के लिए भी जा रहे हैं। सो लोकल बॉडी गवर्नमेंट क्या होती है, देखो 1992 में क्या हुआ था। 1992 में ये जो पंचायत है, पंचायत तो वैसे बहुत पुरानी है, रूरल एंड अर्बन में डिवाइड हुआ है लोकल बॉडी। रूरल को बोलते हैं पंचायती राज, पंचायत एंड अर्बन को बोलते हैं ये आपकी म्यूनिसिपैलिटीज। अब वैसे पहले से होती थी, लेकिन 1992 में इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। मतलब इनको कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल मिल गया, 243 आर्टिकल। एंड कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज तुम चेंज करोगे उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं उसको अमेंडमेंट बोलते हैं। कुछ रखना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कुछ लिखना है या हटाना है, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं।
तो 73rd 74th अमेंडमेंट आया था और वो बहुत इंपॉर्टेंट है 1992 में, जिसके थ्रू 11 और 12 शेड्यूल डाल दिए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और वो 11 और 12 शेड्यूल क्या थे, वो लोकल बॉडी से रिलेटेड थे। 11 शेड्यूल पंचायत है, 12 शेड्यूल जो म्यूनिसिपैलिटीज है। तो आपने तीन चीज याद रखनी, कौन सा आर्टिकल है पंचायती राज से रिलेटेड, 243। ये कब आया था पंचायती राज, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब मिला था, 1992 में। कौन सा अमेंडमेंट है, 73rd 74th। और ये कौन से शेड्यूल हैं, अपेंडिक्स हैं, जिसमें ये मेंशन्ड है कि पंचायत क्या क्या काम करेगी, म्यूनिसिपैलिटीज क्या क्या काम कर सकती है, वो 11th एंड 12th शेड्यूल में मेंशन्ड है। ये डॉक्यूमेंट आपके पास है, इसको आप पढ़ेंगे। 3 टीयर क्या है, जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सबसे ऊपर, नगर निगम, जैसे आपका पटियाला के अंदर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जिसका जो पॉलिटिकल हेड होता है वो मेयर होता है। मेयर वो लोकल बॉडी से इलेक्ट होता है, मेयर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर नहीं होता। म्यूनिसिपल कमिश्नर उसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है, जो आईएएस ऑफिसर नॉर्मली होता है। सो नगर निगम, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, बड़ा शहर। उसके बाद छोटे शहर में म्यूनिसिपल काउंसिल्स, नगर पालिका, और उसके बाद म्यूनिसिपल कमेटीज, नगर पंचायत। पॉपुलेशन दे रखी है, कितनी पॉपुलेशन पे क्या होना चाहिए, 1 मिलियन पॉपुलेशन 10 लाख को बोलते हैं, 25,000 लेस देन 1 लाख, 25,000 से कम, ऐसे कुछ बांटा हुआ है अकॉर्डिंगली। सिमिलरली रूरल एरिया में क्या है, ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे, ब्लॉक पंचायत आपका ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद आपकी जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ये आपके 3 अलग अलग टीयर हैं, जिसका मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम भी बना के दिया हुआ है, ये याद रखना है। सबसे ऊपर यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट में पंचायत इस तरीके से, नगर पालिका इस तरीके से, म्यूनिसिपैलिटी एंड आपका पंचायत। सो ये आपने हायरार्की याद रखनी है। और आप जिस शहर से हैं, जैसे पटियाला से हैं तो पटियाला में क्या है भाई, और आप कोई और शहर है तो उसमें क्या है, ये आपको याद रखना है। अब ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन पंचायत के बारे में, कि इंडिया जो है ना, अगर आपसे कभी पूछे कि आप पंचायती में ही क्यों काम करना चाहते हैं, आप बोलना सर इंडिया स्टिल लिव्स इन विलेजेस। 60-70% लोग विलेजेस में ही रहते हैं या उससे रिलेटेड हैं, फार्मिंग कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, और उनके लिए अपलिफ्टमेंट के लिए मैं काम करना चाहता हूँ, ये मेरा पर्पस है। तो अकॉर्डिंगली आप बता सकते हैं। ये थोड़ा सा डाटा, इंडिया के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अकॉर्डिंगली उतने जिला परिषद हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पंजाब के अंदर कितने जिला परिषद हैं, कितनी पंचायत हैं, वो आपको थोड़ा सा आइडिया चाहिए। अब देखो जो 11th शेड्यूल है उसमें 29 सब्जेक्ट्स मेंशन है पंचायत के 11th शेड्यूल के अंदर। मैंने आपको बताया 11 शेड्यूल्स बिलोंग टू पंचायत एंड 12th शेड्यूल बिलोंग्स टू जिला, जो आपके नगर पालिका है। तो ये 29 सब्जेक्ट्स हैं जिन पे पंचायत को काम करना है। पंचायत जो होती है उसमें ये भी बता दूं, पंचायत कुछ विलेजेस को मिला के एक पंचायत बनती है। उसके अंदर ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा विलेज पंचायत के वोटर्स को बोलते हैं, जो वोट कर सकता है, 18 साल से ऊपर ही कर सकता है, वोटर को ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा का पर्पस होता है ऐसी जहां पे कि आप विच बेसिकली ग्राम सभा मीन्स वो वोटर जो ये डिसाइड करें कि क्या काम करना है, उसको बोलते हैं ग्राम सभा। अब ये 29 सब्जेक्ट्स हैं जिनके ऊपर पंचायत को काम करना होता है। उसमें क्या एग्रीकल्चर आ गया, लैंड इंप्रूवमेंट आ गया। इसमें इंपॉर्टेंट ये है, देखो इरिगेशन वगैरह सारा उससे रिलेटेड है, फ्यूल, फॉडर, फिशरीज, इनके ऊपर पंचायत को काम करना होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड ऑल। अब देखो बहुत से बच्चों ने एनवायरनमेंट लिखा हुआ है अपना इंटरेस्ट। मैं आपको ये बता दूं, एनवायरनमेंट के अंदर भी जो आपका एक पेरिस अकॉर्ड हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, वो 2015 में हुआ था। 2015 में हम एक और चीज लेके आए थे जिसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। वो 17 गोल हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, ये एक चीज करना है, यूनाइटेड नेशन के अंडर हुआ था वो। और उसी का अगली एक्सटेंशन 5 साल बाद 2020 में होनी थी, जो अभी 2021 में हुई ग्लासगो के अंदर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे। और वो सारे के सारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हम करना चाहते हैं वो इनसे कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं चीजें, जैसे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पॉवर्टी एलिवेशन हो गया, आपका ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो गया, हेल्थ एंड सैनिटेशन से रिलेटेड हो गया, वो सारी की सारा चीज उससे रिलेटेड है। तो एज सिविल इंजीनियर आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो मैं भेज चुका हूं वीडियोस, उसका भी आइडिया होना चाहिए। ये थोड़ा सा आपने एक बार देख लेना है किससे रिलेटेड है। 29 सब्जेक्ट्स। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, और ये मैंने आपको थोड़े से इन्फॉर्मेशन बता भी दिया कैसे आपने इसको याद करना है। दिस इज इंफॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड फॉर यू। स्ट्रक्चर क्या है मैंने ये पहले आपको बता दिया, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे एंड विलेज लेवल पे कैसे कैसे आपका पंचायत बटी हुई है। वुमेन को रिजर्वेशन पंचायती राज में ऑलरेडी है, तो आर्टिकल 243D ऑलरेडी बोलता है कि 1/3 रिजर्वेशन होनी चाहिए जितनी भी सीट्स हैं। ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? आंसर है कि ये वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छी बात है।
और ऐसा देखा गया है कि जहां जहां वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वहां पे क्लीन वर्क हुआ है, अच्छा काम हुआ है पंचायत के अंदर, तो दिस इज अ गुड थिंग। वुमेन रिजर्वेशन आपका पंचायत में अच्छी चीज है। ये पंजाब के लिए इसलिए रेलिवेंट है बिकॉज पंजाब के अंदर वुमेन को वैसे भी रिजर्वेशन दी जा रही है जॉब्स के अंदर एंड अदरवाइज। अभी कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने वुमेन वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी बोला है कि वुमेन को हम 1000 रुपया वो स्कॉलरशिप दे देंगे या बसों के अंदर वुमेन फ्री ट्रेवल कर सकती हैं। तो एक आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या वो चीज सही है या गलत है। व्हाट इज ग्राम सभा? बहुत से बच्चों को ग्राम सभा का पता नहीं है। ग्राम सभा बेसिकली पंचायत के अंडर वोटर्स जो होते हैं पंचायत के, उनको बोलते हैं। कुछ विलेज के को मिला के पंचायत बनती है और उस पंचायत के जो वोटर होते हैं उनको ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा के अंदर जो वोटर हैं आपस में मिलकर बैठ के डिस्कस करते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि पंचायत के अंदर क्या काम होना है। तो वो ग्राम सभा का एक लॉजिक है। कम से कम 6 महीने के अंदर ग्राम सभा को एक बार बैठना होता है और वहां डिस्कस करना होता है कि हम क्या काम करें। एक और होता है पंचायत सेक्रेटरी। पंचायत सेक्रेटरी जो होता है वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है। ही इज लाइक अ क्लरिकल हेड ऑफ पंचायत एक्टिविटीज, और वो देखता है कि पंचायत में जितना पैसा आया, पंचायत में पैसा आता कहां से है। पंचायत में डायरेक्ट पैसा जो आता है उस सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्टली आता है और कुछ पंचायत खुद भी लेती है। पंचायत के जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है, और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के जो लेजिस्लेटिव असेंबली एंड आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। दैट यू शुड नो। तो 2 टीयर के इलेक्शन कमीशन करवाता है और पंचायत के स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। ग्राम सभा जो है वो आर्टिकल 243 में मेंशन है, और ये इलेक्टोरेट होते हैं बेसिकली। इलेक्टोरेट जो वोटर होते हैं 18 साल और उससे बड़े। ये कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इससे 2-3 चीज पता लगेगी। पहली, हु इज सुप्रीम अंडर कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पावरफुल, सबसे सुप्रीम कौन है? सोवरेनिटी किसके पास है? पीपल ऑफ इंडिया। डेमोक्रेसी है। यहीं से पता लगता है कि हम सोवरीन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं। ये हमारा डेफिनेशन है। तो इंडिया, अगर कोई पूछे इंडिया कैसा कंट्री है, तो प्रियम्बल जो है इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन वो ये बोलता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, कंट्री का जो हेड है वो डेमोक्रेटिक, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का। रिपब्लिक मींस रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पब्लिक। सेकुलर मींस हम सब धर्म को इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर। एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अपने सारे लोगों को SLEF हमने देना है, JLEF सॉरी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। और ये यहां पे लिखा हुआ कि कब हमने अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो हम कौन सी कंट्री है, हम कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। जो मैंने आपको बताया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मीनिंग क्या है। अब यहां पे गवर्नेंस क्या चीज है? गवर्नमेंट तो हमने डिस्कस किया, गवर्नेंस क्या चीज है? गवर्नेंस नया नहीं है। जब से ह्यूमन सिविलाइजेशन है, हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो, तब से लोगों ने गवर्नेंस, तब से गवर्नेंस आया। जब से लोग आए तब से गवर्नेंस आया। गवर्नेंस होता है डिसीजन लेने के वे को गवर्नेंस बोलते हैं। डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेस बाय विच डिसीजन आर इंप्लीमेंटेड। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट इज अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ पीपल। गवर्नेंस जो उनके काम करने का तरीका है। तो जो सिस्टम है या ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ गवर्नमेंट हो गई और उनका जो काम है वो गवर्नेंस हो गया। इस तरीके से गवर्नमेंट एंड गवर्नेंस में डिफरेंस है। इज द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन पीपल, सोसाइटी, गवर्नमेंट। थोड़ा गवर्नेंस के बारे में आप देख लेना है क्या। जैसे हम बोलते हैं ना कि गवर्नमेंट काम नहीं करती, मतलब गुड गवर्नेंस नहीं है, बैड गवर्नेंस है, ये होता है। नहीं यार, वहाँ सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा काम हो रहा है वहाँ पे, मतलब गवर्नेंस अच्छी है। तो हमारी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट है, लेकिन गुड गवर्नेंस है कि नहीं ये डिबेटेबल है। गुड गवर्नेंस के लिए जो गवर्नमेंट में लोग हैं उनको पब्लिक की नीड के लिए रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। वो लोगों के लिए काम करें, जो मतलब आपका काम है वो आप करें, वो गुड गवर्नेंस है। जैसे अगर आप SDO लगे हैं तो आपने अपना काम अच्छा किया, तो गुड गवर्नेंस है। जहां भी गवर्नमेंट है वहां गवर्नेंस है, लेकिन क्या वो गवर्नमेंट गवर्नेंस गुड गवर्नेंस है या बैड गवर्नेंस है, क्वेश्चन बस यही है। तो गुड गवर्नेंस होनी चाहिए, मतलब जो आदमी अपना काम कर रहा है वो ढंग से करे, उसको गुड गवर्नेंस बोलते हैं। कुछ इसके गुड गवर्नेंस के हमारे पास कुछ साइन है कि गुड गवर्नेंस किसको बोलते हैं। भाई साहब, ट्रांसपेरेंट हो, सबको पता हो। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है? राइट टू इन्फॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी को
उठा लेना चाहिए। मैं आपके ऑफिस गया तो आपने मेरे से बात करके मेरी प्रॉब्लम सुननी है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव मतलब सब लोगों की चिंता करनी है, ऐसे नहीं कि अपने अपने लोगों की कि मेरा क्लाउड है या मेरी पावर चलती है तो आपने मेरी सुनी, बाकियों की नहीं सुनी, जिसकी चलती है उसकी सुन ली, जिसकी नहीं चलती उसकी नहीं सुनी, ये नहीं होना चाहिए। कंसेंसस ओरिएंटेड, लार्जली डेमोक्रेसी चलती है उसके बेस पे, जिसकी तरफ मेजोरिटी है उसी की तरफ पावर है, डेमोक्रेसी तो इसी बेस पे चलती है ना। तो ये है गुड गवर्नेंस के एग्जांपल्स। उसके बाद गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस जो है ना, ये बहुत ज्यादा यूज हो रही हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड। जब गवर्नमेंट के पास पावर तो आ जाती है, गवर्नेंस भी होता है, लेकिन ढंग से गवर्नमेंट नहीं चलाई तो गुड गवर्नेंस नहीं है, वो बैड गवर्नेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आप पंचायती राज वगैरह में जा रहे हैं तो महात्मा गांधी नरेगा के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि मनरेगा है क्या। ये बेसिकली क्या है, एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है जो 2005 में आया था। सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये, बेसिकली अनस्किल्ड लेबरर को आपको राइट टू वर्क है। ये राइट टू वर्क इंडिया के अंदर नहीं है, लेकिन जो अब है 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क 100 दिन की एम्प्लॉयमेंट जो है ये अनस्किल्ड डोमेन में है। ऐसा नहीं कि भाई साहब हम इंजीनियर हैं हमें भी जॉब दो, वैसा नहीं है, स्किल्ड डोमेन में नहीं है अभी। व्हाट इज महात्मा गांधी नरेगा 2005 में आया था सर, और ये जो है ये राइट टू वर्क है अनस्किल्ड लेबरर के लिए, जिसमें 100 दिन की इंप्लॉयमेंट देने की गारंटी गवर्नमेंट देती है। रूरल एरियाज में ये मिला हुआ है, अभी अर्बन में नहीं है। अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर रूरल एरिया में। और जब ये बना था तो पूरी दुनिया ने ये बोला था कि भाई साहब ये बहुत ही अच्छी चीज है। इनफैक्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी 2014 में, जिसमें बोला था कि दिस इज स्टीलर एग्जांपल ऑफ रूरल डेवलपमेंट, कि रूरल डेवलपमेंट का टिपिकल एग्जांपल, दुनिया का सबसे अच्छा एग्जांपल महात्मा गांधी नरेगा है। इनफैक्ट ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट चल रही है बीजेपी की, उससे पहले ये मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी 2005 वाली गवर्नमेंट, तो उस 2005 से पहले 2004 तक गवर्नमेंट थी बीजेपी की। 2005 में जैसे ही कांग्रेस गवर्नमेंट आई तो उन्होंने महात्मा गांधी नरेगा लेके आए। तो ये महात्मा गांधी नरेगा एक ऐसा प्रोग्राम है जो पिछली जो यूपीए की गवर्नमेंट थी 10 साल उन्होंने भी चलाया, और अब बीजेपी भी इसको चला रही है। तो दैट इज मतलब लोगों के भलाई के लिए एक अच्छा काम है ये। इसी में अब ये आपका होता क्या है मनरेगा में, आप एसडीओ जूनियर इंजीनियर कहां पे आते हैं अब इसमें, कि ये बेसिकली रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, ड्यूरेबल एसेट्स, ऐसे एसेट बनाना जो लॉन्ग टर्म चलें। अब यहां पे एज एसडीओ एज जूनियर इंजीनियर अगर आप पंचायती राज में काम कर रहे हैं तो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठ के आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि मनरेगा के अंडर होने वाला काम कौन सा हो, कौन सा काम हम करें सो दैट गांव को डेवलप किया जा सके। एक बात इसमें आपने ये याद रखनी है कि मनरेगा ग्राम पंचायत के थ्रू इंप्लीमेंट होगा और इसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं होते। तो दैट इज समथिंग विच इज यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसमें आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, रूरल वुमेन को एम्पावर करना है, अर्बन रूरल को बेसिकली माइग्रेशन को कम करना है। ऐसा नहीं कि लोग गांव से शहर आए जॉब के लिए तो उनको गांव में जॉब दे दो। इसके साथ आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी पढ़ लें क्योंकि वो इसके साथ ऐड हुआ है, इसके साथ जुड़ता है वो चीज। फिर अगर पंजाब गवर्नमेंट की बात करें तो आपको चीफ मिनिस्टर, आपको गवर्नर, इनका पता होना चाहिए। दिस इज द हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट के लिए हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ स्टेट। कुछ और इंफॉर्मेशन है जो आपको होनी चाहिए पंजाब के बारे में। एरिया कितना है, रूरल कितना है, अर्बन कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, 2.7 करोड़ है, और डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर 550 है। लिटरेसी रेट कितना है, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, तहसील्स कितनी है। नया डिस्ट्रिक्ट अभी एक क्रिएट हुआ है 23rd डिस्ट्रिक्ट विच यू नो। कुछ पोर्टफोलियो पूछ लेते हैं वो आपसे कि ये वाला जो पोर्टफोलियो है, एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन है। एनवायरनमेंट वाला जो पोर्टफोलियो किसके पास है, वो चीफ मिनिस्टर के पास है। चीफ मिनिस्टर के पास से सारे पोर्टफोलियो हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट चलता हूं कि आपका जो पोर्टफोलियो होम अफेयर है वो किसके पास है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वो किसके पास है, कौन मिनिस्टर के पास है। आपसे रिलेटेड जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपको पता होने चाहिए। लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर, लोकल गवर्नमेंट के जो हैं मिनिस्टर, कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर वो कौन है, ब्रह्म मोहिंद्रा जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर हैं। सिमिलरली और जो आपके बाकी मिनिस्टर्स कौन हैं ये आपको पता होना चाहिए। रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत के कौन मिनिस्टर हैं, जो लेटेस्ट मिनिस्टर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, ये आपको पता होना चाहिए आप जिस डिपार्टमेंट के लिए जा रहे हैं। तो वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन के कौन है, श्रीमती रजिया सुल्तान, राइट। पब्लिक वर्क्स के कौन है, विजय इंदर सिंगला, राइट।
सो आई थिंक आई कम टू एन एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। सो आई होप ये जो जितना मैंने आपको बताया ये आपको पता, इसको समझ आया होगा। ये डॉक्यूमेंट ले ले, इसको रिवाइज कर ले। आपके जो अपकमिंग इंटरव्यू हैं 6 से 10 दिसंबर के बीच में फॉर पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन असिस्टेंट इंजीनियर जॉब्स, ये दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू, प्लीज प्रिपेयर वेल, थैंक यू।